डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। फ्लावर हो गया, पॉलिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के प्रोडक्ट के बारे में हमें पढ़ना है, दैट इज द सीड। तो वी आर ऑन टू द चैप्टर 6, सीड्स, स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन। सीड का क्या स्ट्रक्चर होता है, इसमें आपने चैप्टर आई होप पढ़ा होगा डिटेल में। मोनोकॉट और डाइकॉट सीड्स के बीच में डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। ग्रेन और सीड के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। नाउ हाउ विल इट जर्मिनेट या हाउ डज इट जर्मिनेट, तो ये चैप्टर हम कर रहे हैं। And now certain important terms and definitions as usual. Seed, seed क्या है ये आपको पता है. It is a ripened or mature ovule. Fertilization के बाद जो ovule है, जब वो ripe हो जाता है तो वो seed में convert हो जाता है. The fruit क्या हो जाता है? Fruit is a ripened ovary ripe होके fruit में convert हो जाती है. Grain क्या है? ग्रेन वो होता है जो फ्रूट का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है ना, 6th क्लास में भी पढ़ा है. तो उसमें लेयर्स होती हैं, पेरिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प. तो ग्रेन क्या है? इट इज़ अ फ्रूट इन विच द फ्रूट वॉल, जो पेरिकार्प होती है और जो सीड कोट होता है, दे आर फ्यूज्ड टुगेदर. एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल इज मेज, भुट्टा, मक्का जो हम खाते हैं. तो सीड कोट और इसमें जो फ्रूट वॉल है, पेरिकार्प, दे आर फ्यूज टुगेदर. सो वी डोंट कॉल सच अ स्ट्रक्चर एज फ्रूट, वी कॉल इट अ ग्रेन. मोनोकॉट सीड क्या होता है? जिसके ऐसा सीड जिसके अंदर सिर्फ एक कॉटलेडन प्रेजेंट है, उसको मोनोकॉट बोलते हैं, जैसे कि कोकोनट हो गया, मेज हो गया. डाइकॉट क्या होता है? जिसके अंदर दो कॉटलेडन्स होते हैं, जैसे कि आपके दो पार्ट होते हैं ना सीड के, जो मूंगफली होती है, ग्राउंडनट है, पीन है, पी है, बीन है. मटर के दो पार्ट्स होते हैं, ग्राउंडनट के दो पार्ट्स होते हैं, चने के दो पार्ट्स होते हैं. तो ये जो ऐसे सीड्स जिनके दो पार्ट्स होते हैं, नेचुरली दे आर नोन एज डाइकॉट्स या डाइकॉट सीड्स. और ऑब्वियसली डाइकॉट प्लांट्स में होते हैं. डाइकॉट और मोनोकॉट प्लांट्स के डिफरेंस भी आपने लोअर क्लासेस में पढ़े हैं, याद भी होने चाहिए आपको. ओके, नेक्स्ट इज एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस सीड. अब एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड क्या होता है? ऐसा सीड जिसमें कि फूड जो है वो एंडोस्पर्म में स्टोर होता है. मतलब कि नॉर्मली क्या, कुछ जो सीड्स होते हैं उनमें फूड स्टोर होता है कॉटिलिडन्स में. कॉटिलिडन्स उनके थिक होते हैं, फ्लैशी होते हैं, जैसे कि मटर का दाना हो गया, छोले हो गए, आपके बीन्स हो गई, राजमा हो गए, मूंगफली हो गई, ग्राउंडनट्स. उसमें क्या है, जो फूड है, दे आर इट इज स्टोर्ड इन कॉटिलिडन्स. तो कॉटिलिडन्स आर थिक एंड फ्लैशी. तो ऐसे सीड्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स, जिनमें कि एंडोस्पर्म नहीं होता है और जो कॉटलेडन्स होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं. ठीक है. नॉन एंडोस्पर्मिक मतलब एंडोस्पर्म नहीं है, फूड इज स्टोर्ड इन कॉटलेडन्स एंड द कॉटलेडन्स आर थिक एंड फ्लैशी. एग्जांपल, बीन, पी, ग्राउंडनट्स एटसेट्रा. एल्ब्यूमिनस सीड क्या है? अ सीड इन विच फूड इज स्टोर्ड इन द एंडोस्पर्म एंड नॉट इन द कॉटलेडन्स. कॉटलेडन्स थिन या पेपरी होते हैं और या फिर एब्सेंट होते हैं. एग्जाम्पल, मेज. तो ये ध्यान रखिएगा, ये डिफरेंसेस हैं. कॉटलेडन्स आर थिन, पेपरी, बिल्कुल पेपर जैसे आपने देखा होगा कुछ सीड्स होते हैं, या फिर एब्सेंट होता है. यूजुअली दे आर एब्सेंट. ठीक है. तो क्या होता है, कॉटलेडन्स जो है वो एब्सेंट है. ऐसे सीड्स को हम बोलते हैं एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड्स. देन सीड के स्ट्रक्चर के बारे में दे रखा है यहाँ पे. सीड जो होता है उसकी दो लेयर्स होती हैं, टेस्टा एंड टेगमेन. जो टेस्टा होती है, दैट इज द आउटर लेयर ऑफ द सीड विच इज़ वेरी हार्ड एंड इट इज़ प्रोटेक्टिव इन नेचर. ये सीड को डॉर्मेंट, जब सीड डॉर्मेंट कंडीशन में होता है, सीड्स का क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए ना वो डॉर्मेंसी फेज में चले जाते हैं. जब हम किसी भी सीड को प्लांट करते हैं तो वो कुछ टाइम के बाद जर्मिनेट करता है. तो वो जो पीरियड है, द difference, the duration between the plantation of the seed and its ripening या उसके जो germination है सीड का, उसके बीच का जो पीरियड है, that is known as the period of dormancy, जिसमें कि सीड जो है वो चुपचाप रहता है और उसके अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं. मतलब it prepares itself for germination. It is also waiting for the right conditions to germinate, the suitable conditions of light, temperature, pressure, moisture, इन सब का भी वेट करता है वो. उसके अलावा भी वो कुछ टाइम रहता है ऐसे शांति से, डॉर्मेंसी पीरियड में रहता है, शांत रहता है. वो अपने आप को तैयार करता है किसके लिए? जर्मिनेट होने के लिए.
तो जो आउटरमोस्ट कवरिंग है सीड की, जो टेस्टा है, दैट प्रोटेक्ट्स द सीड ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ डॉर्मेंसी, डॉर्मेंट फेज में. तो टेस्टा जो है, इट इज़ द आउटरमोस्ट हार्ड कवरिंग ऑफ अ सीड. इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द इनर पार्ट्स ऑफ द सीड फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी एंड ऑल्सो फ्रॉम इन्फेक्शन बाय बैक्टीरिया, फंजा एटसेट्रा. क्योंकि सॉइल के अंदर दबा हुआ है तो उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो, तो टेस्टा जो है ये उसको प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन को. बहुत हार्ड कवरिंग होती है टेस्टा. देन टेगमेन. टेगमेन जो है टेस्टा की अंदर वाली लेयर है टेगमेन. इट इज़ अ थिन प्रोटेक्टिव कवरिंग इनर टू द टेस्टा. सीड की दो लेयर्स हो गई, टेस्टा एंड टेगमेन, ध्यान रखिएगा. हाइलम. हाइलम क्या है? जैसे आपका कोई सीड है, सपोज ये सीड है, ठीक है, बीन का सीड ऐसा होता है, राजमा होते हैं ना, राजमा, तो ये सीड है इस तरीके, आपने देखा होगा सीड. तो ये जो सीड होता है, इसके इस पार्ट में आपने देखा होगा एक हल्का सा नहीं, यहाँ नहीं, सेंटर में होता है, एक हल्का सा निशान होता है. हैव यू सीन, हैव यू ऑब्जर्व्ड? ये हो गया आपका सीड. सीड का कॉनकेव सरफेस है, कॉनकेव सरफेस पे ना यहाँ पे हल्का सा एक निशान होता है. आप देखो घर में आपके राजमा वगैरह होंगे, उसमें ऑब्जर्व करना. तो ये जो निशान होता है ना, इट इज़ द स्कार. ये जैसे स्कार का मतलब क्या होता है? चोट का जो निशान रह जाता है उसको स्कार बोलते हैं. तो इट इज़ द स्कार ऑन द कॉनकेव सर्फेस ऑफ द सीड. और ये किस चीज़ का सिंबॉलिक है, किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? इट इज़ द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द सीड टू द ओवरी वॉल. मतलब प्लासेंटा के थ्रू जो अटैच था ना सीड ओवरी वॉल से, ये वो पॉइंट उसका रेमिनेंट है, उसका निशान रह गया है. वो स्कार जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेयर द ओव्यूल वॉज अटैच टू द ओवरी वॉल. ओव्यूल और ओवरी वॉल किसके थ्रू अटैच होते हैं? प्लासेंटा के थ्रू. तो ये पॉइंट जो है हाइलम जो है, इट इज़ दैट पर्टिकुलर पॉइंट. ओके. देन माइक्रोपाइल. माइक्रोपाइल क्या है? माइक्रोपाइल इज अ स्मॉल डॉट लाइक स्ट्रक्चर. इट इज अ स्मॉल ओपनिंग जो कि सीड का कनेक्शन है एक्सटर्नल वर्ल्ड से, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से. मतलब सीड को, जब सीड जर्मिनेट हो रहा है या डोमेंसी की कंडीशन में है, तो उसको क्या चाहिए? उसको ऑक्सीजन चाहिए. इट नीड्स टू रेस्पायर एंड उसमें न्यूट्रिशन चाहिए उसको. तो ये जो ओपनिंग है, ये कहाँ होती है? हाइलम के जस्ट ऊपर, इधर. ठीक है, ये जो ओपनिंग होती है इधर होती है, इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल. एंड ओपनिंग नियर द हाइलम थ्रू विच ऑक्सीजन, वाटर एक्सेट्रा एंटर्स इनटू द सीड. ऑक्सीजन एंटर्स एंड CO2 गोज आउट. तो ये माइक्रोपाइल जो है, इट इज़ द पॉइंट, इट इज़ द ओपनिंग थ्रू विच exchange of materials takes place during the growth of the seed या during the germination of the seed. Now what are cotyledons? Cotyledons क्या हैं? These are the seed leaves जहाँ पे कि food store होता है. सीड लीव्स हैं विच स्टोर फूड फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो. तो जो कॉटलेडन्स होते हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स में होते हैं, यहाँ पे आपने पढ़ा था. एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो वो छोटा सा बेबी प्लांट है जो कि अब डेवलप होगा उस जर्मिनेटिंग सीड में से. तो द टाइनी प्लांट इनसाइड द सीड विच कंटेन्स रेडिकल एंड प्लूम्यूल, दैट इज नोन एज द एम्ब्रियो. रेडिकल जो है, रेडिकल गिव्स राइज टू द रूट सिस्टम ऑफ द प्लांट. आर से रेडिकल, आर से रूट, एंड प्लूम्यूल गिव्स राइज टू द शूट सिस्टम ऑफ द प्लांट. मतलब जो एरियल पार्ट्स हैं वो प्लूम्यूल के थ्रू डेवलप होते हैं और जो अंडरग्राउंड पार्ट्स हैं वो रेडिकल के थ्रू डेवलप होते हैं. इसके अलावा एक और टर्म है एल्यूरोन लेयर. ये कहाँ होती है? मेज ग्रेन में होती है. ग्रेन में होती है, मेज के ग्रेन में, जो कि मोनोकॉट सीड है. तो अ प्रोटीन लेयर प्रेजेंट आउटसाइड द एंडोस्पर्म इन सम सीड्स. एक लेयर होती है ऐसे स्लांटिंग. अभी हम मेज का स्ट्रक्चर देखेंगे मक्के के दाने का, तब आपको पता चल जाएगा. अच्छा, अब वहाँ पे दो और स्ट्रक्चर होते हैं, कोलियोरिजा एंड कोलेप्टाइल. इसको सिलियोरिजा और सिलेप्टाइल भी बोलते हैं. मैं कोलियोरिजा और कोलेप्टाइल बोलती हूँ. कोलियोरिजा जो है, इट इज़ द प्रोटेक्टिव शीथ ऑफ द रेडिकल. मतलब रेडिकल क्या है? वो पार्ट जहाँ से कि रूट्स निकलने वाली है. तो रूट का जो रेडिकल जो है, उसका जो, सपोज ये रेडिकल है, ये रेडिकल है, तो उसके ऊपर ऐसे ना कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोल रहे हैं कोलियोरिजा. और शूट के ऊपर भी कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोल रहे हैं कोलेप्टाइल. तो आप शूट के ऊपर नहीं, सॉरी, प्लूम्यूल के ऊपर. तो आप इसको याद कैसे रख सकते हो? ऐसे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसलिए बता रही हूँ. मैं आपको वो पॉइंट्स बता कर चलती हूँ जो कि बिकॉज आई हैव बीन टीचिंग फॉर सो मेनी ईयर्स. तो स्टूडेंट्स को ना इसमें जिसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, वो आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आपको भी शायद उसमें कन्फ्यूजन होगा. तो कोलियोरिजा में देखो आर आ रहा है ना, तो ये क्या है? रेडिकल की प्रोटेक्टिव शीट है. आर फॉर कोलियोरिजा, आर फॉर, आई मीन कोलियो में रिजा है ना, कोलियो कोलियो तो दोनों में है, कोलियोप्टाइल कोलियोरिजा. तो कोलियोरिजा में आर है, तो आर इज फॉर रेडिकल एंड फॉर रूट सिस्टम. एंड कोलियोप्टाइल में देखो यहाँ पे पी है, तो पी इज फॉर प्लूम्यूल.
जो कि शूट सिस्टम होता है उसका। इस तरीके से आप इनमें याद रख सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जर्मिनेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ चेंजिंग एन इनएक्टिव एम्ब्रियो इनटू अ सीडलिंग। सीडलिंग में बन गया, जर्मिनेट हो गया एम्ब्रियो, जब उसमें छोटी छोटी सी लीव्स आ गई, शूट सिस्टम डेवलप हो गया, थोड़े से रूट सिस्टम डेवलप होना शुरू हो गया, दैट इज नोन एज द प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन एंड इट रिक्वायर्स एम्पल अमाउंट ऑफ या सूटेबल अमाउंट ऑफ एयर, वाटर, टेम्परेचर एक्सेट्रा। अब दो तरह का जर्मिनेशन है, एपिजील एंड हाइपोजील। दिस इज ऑल्सो क्वाइट कंफ्यूजिंग फॉर सम किड्स। तो एपिजील जर्मिनेशन क्या है? अब यहाँ पे ना सीड का जो स्ट्रक्चर मैं आपको पढ़ाऊंगी अभी, तो उसमें हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल दो चीज़ें हैं। पहले बता दूं, अभी डायग्राम के साथ ही बताऊंगी, ठीक है? आप यहाँ पे बस ये देख लो कि एपिजील में कॉटलिडन्स आर पुश्ड अबव द सॉइल बाय द इलोंगेशन ऑफ हाइपोकोटाइल। एपिजील जर्मिनेशन में हाइपोकोटाइल इलोंगेट होता है, ये ध्यान रखना। एपिजील है तो हाइपोकोटाइल इलोंगेट होगा, ये हो गया बीन और कैस्टर सीड में। हाइपोजील जर्मिनेशन में कॉटलिडन्स जो हैं वो सॉइल के अंदर रहते हैं एंड एपिकोटाइल इलोंगेट होता है। तो अब एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल क्या होता है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। विविपेरस जर्मिनेशन वो होता है जहाँ पे कि सीड्स जर्मिनेट होते हैं फ्रूट के अंदर, और फ्रूट जो है वो अभी पेरेंट प्लांट पे अटैच है, पेरेंट प्लांट से डिटैच नहीं हुआ, मतलब सीड्स मिट्टी में जाके, सॉइल में जाके जर्मिनेट नहीं हो रहे हैं। द फ्रूट इज स्टिल अटैच टू द पेरेंट प्लांट, द सीड्स आर स्टिल इनसाइड द फ्रूट एंड दे आर जर्मिनेटिंग। तो एक प्लांट है, उसमें अभी फ्रूट्स लटक रहे हैं और वहीं से फ्रूट्स फिर बर्स्ट हो गए, सीड्स उनके जर्मिनेट हो गए और वहीं से उसकी ब्रांचेस में से ही नए बेबी प्लांट्स लटक रहे हैं। ऐसे पेड़ भी होते हैं, सच ट्रीज आर ऑल्सो प्रेजेंट। एग्जाम्पल इज राइजोफोरा, मैनग्रोव्स। ओके, सो दिस इज नोन एज विविपेरस जर्मिनेशन। ओके, नाउ यहाँ पे विविपेरस जर्मिनेशन का आपको डायग्राम दे रखा है कि देखो ये प्लांट है और यहाँ पे अभी केलिक्स, करोला, फ्रूट वगैरह सब जो है यहीं लगे हुए हैं और ये इसकी हाइपोकोटाइल इलोंगेट होनी शुरू हो गई। ये हाइपोकोटाइल हो गई, ये वाला जो एरिया है ये हाइपोकोटाइल हो गया, और ये वाला जो एरिया है ये वाला ये हो गया एपिकोटाइल। ठीक है, तो ये दोनों जर्मिनेट होने लग गए एंड दिस इज नोन एज विविपेरस जर्मिनेशन सिंस द सीड और द बेबी प्लांट इज स्टिल अटैच्ड टू द पेरेंट प्लांट। अब देखो एपिकोटाइल क्या होता है? एपिकोटाइल इज द रीजन ऑफ एक्सेस बिटवीन द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलिडन एंड द प्लूम्यूल। कॉटिलिडन और प्लूम्यूल के बीच का जो एरिया है, अब सीड का डायग्राम दिखाऊं मैं आपको तब समझोगे आप। ये रहा, देखो इसमें देखो, ये बीन सीड का डायग्राम है, ठीक है? इसमें आप देखना, समझने की कोशिश करना। ये क्या है आपको यहाँ पे दे रखा है, ये देखो, अगर हम सीड को ऐसे, ये ओपन है सीड, अगर हम इसको ऐसे क्लोज कर दें तो इसका जो हाइलम है जहाँ पे, वहाँ से अटैच होता है, इसको ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक आप ओपन कर सकते हैं सीड को। तो जहाँ पे ये अटैच्ड है सीड से, उस पॉइंट से ना दो तरफ से ग्रोथ निकलती है, ऊपर की तरफ शूट निकलती है और नीचे की तरफ रूट सिस्टम, मतलब प्लूम्यूल निकलेगा ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ रेडिकल निकलता है। तो ये देखो, ये जो है ये प्लूम्यूल है, मैं ग्रीन से बनाती हूँ, ये हो गया प्लूम्यूल। ठीक है, अब जो रेड डॉट मैंने बनाया है, ऑरेंज डॉट, ये क्या है? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, कि ये जो नई जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है ये सीड से किस पॉइंट से अटैच्ड है। तो अब देखो, ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है और जो शूट है, जो प्लूम्यूल है, उनके जो बीच का जो एरिया है, आप समझे मैं क्या कह रही हूँ? अब ये जो प्लूम्यूल है ये ग्रीन से जो मैंने बनाया, ठीक है, और ये जो है ये क्या है? द पॉइंट जहाँ पे कि अटैच्ड है ये ग्रोइंग शूट जो है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है जहाँ पे सीड से अटैच्ड है, उस पॉइंट की बात कर रही हूँ मैं। तो इसके और ऊपर का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं? एक मिनट में आपको लिख के देती हूँ, इसको बोलते हैं हम एपिकोटाइल। ठीक है, कलर चेंज करूँ क्या? ये वाला जो कलर, ये वाला जो रीजन है, ये जो रीजन है ना, यहाँ अब आपको समझ में आ रहा है, ये पूरा जो रीजन है इसको हम बोलते हैं एपिकोटाइल। इज इट क्लियर चिल्ड्रन? डायग्राम से आपको क्लियर हो गया होगा कि इस रीजन को हम बोल रहे हैं एपिकोटाइल। अब जो नीचे वाला रीजन है,
जो ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, इससे जो रेडिकल है, रेडिकल और इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के जो बीच का डिस्टेंस रीजन है, ये वाला, ये जो रीजन है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल। ठीक है, अब एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल आपको समझ में आ गया। एपिकोटाइल क्या होता है? ये हो गया प्लूम्यूल और जो एक्सिस है उसके बीच का डिस्टेंस, और हाइपोकोटाइल क्या हो गया? जो एक्सिस है और जो रेडिकल है उसके बीच का डिस्टेंस। अब एपीजील जर्मिनेशन में हाइपोकोटाइल इलोंगेट होता है और हाइपोजील जर्मिनेशन में एपिकोटाइल इलोंगेट होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम एक एक करके देखते हैं कि हम क्या पढ़ रहे थे। ओके, हो गया। एपिकोटाइल की डेफिनेशन आपने देख ली, द रीजन ऑफ द एक्सिस बिटवीन द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द कोटलिडन्स एंड द प्लूम्यूल, दैट इज द एपिकोटाइल। एंड व्हाट इज हाइपोकोटाइल? द रीजन ऑफ द एक्सिस बिलो द कोटलिडन, मतलब द बिटवीन द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कोटलिडन्स एंड द रेडिकल, दैट इज हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल इलोंगेट होता है किसमें? एपीजील जर्मिनेशन में। ठीक है, उसमें हाइपोकोटाइल इलोंगेट होता है, ये ध्यान रखना। एपीजील जर्मिनेशन में हाइपोकोटाइल लंबा हो जाता है, इलोंगेट्स हो, इट इलोंगेट्स। और एपिकोटाइल जर्मिनेशन में, सॉरी, एपिकोटाइल इलोंगेट होता है, इट इलोंगेट्स ड्यूरिंग विच काइंड ऑफ जर्मिनेशन? हाइपोजील। ये अभी आप पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना, ये ऑपोजिट होते हैं, ये बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल में ध्यान रखना डिफरेंस, और हाइपोजील और एपीजील जर्मिनेशन में भी डिफरेंस ध्यान रखना। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सीड्स ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ कॉटलिडन्स हमने पढ़ लिया कि अगर एक ही कॉटलिडन है तो मोनोकॉट्स होते हैं, कोकोनट मेज, और अगर डाइकॉट है तो उसमें दो कॉटलिडन होते हैं, पी और बीन सीड हो गए। एंडोस्पर्म की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे भी सीड्स दो तरह के हो सकते हैं। एल्ब्यूमिनस सीड्स को हम एंडोस्पर्मिक भी बोलते हैं, जिनके पास एंडोस्पर्म होता है, और कॉटलिडन्स थिन और पेपरी होते हैं। एक्स एल्ब्यूमिनस को नॉन एंडोस्पर्मिक बोलते हैं, जिनके पास एंडोस्पर्म नहीं होता है, लेकिन कॉटिलिडन्स बड़े थिक एंड फ्लैशी होते हैं, एंड दे स्टोर फूड। एग्जाम्पल, बीन, पी, ग्राउंडनट्स एटसेट्रा। एन एम्ब्रियो कंटेन्स रेडिकल एंड प्लूम्यूल। एम्ब्रियो के अंदर रेडिकल और प्लूम्यूल होता है। सीड और फ्रूट की क्या सिग्निफिकेंस है? सीड जो है, सीड कंटेन्स एम्ब्रियो दैट डेवलप्स इनटू अ टाइनी प्लांट आफ्टर जर्मिनेशन. It contains the reserve food material. It is used for nourishment by the embryo during the development, during germination. Fruit क्या है? Fruit का काम क्या है? Protection of seed. It also helps in dispersal of seeds. अब हम आ गए स्ट्रक्चर ऑफ मेज ग्रेन पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आता है, नहीं तो इस पे थोड़े बहुत क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं। तो ये आपको ढंग से पढ़ना है, मेज ग्रेन का स्ट्रक्चर। इसमें बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होता है। ये क्या है? मोनोकॉट है। ठीक है, अब देखो, इसमें पहले हम यहाँ देख लेते हैं, थ्योरी हम बाद में पढ़ेंगे। ये है स्ट्रक्चर ऑफ मेज ग्रेन। मक्की का दाना, भुट्टे का जो दाना होता है, उसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम। देखो, अब ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट ये है, आपको बाउंड्री दिख रही है, एल्यूरोन लेयर से बाउंड्री बनी हुई है ये पूरी। सबसे बाहर क्या है? पेरिकाप। पेरिकाप और सीड कोट फ्यूज्ड है, इसमें अलग से फ्रूट वॉल नहीं है, पेरिकाप और सीड कोट फ्यूज्ड है। और ये जो नंबर 1 पार्ट है, ये जो यहाँ बना हुआ है, ये क्या है? एल्यूरोन लेयर है। और ये एल्यूरोन लेयर ही इस सीड को दो पार्ट्स में डिवाइड करी। ये बाउंड्री आपको क्लियर दिख रही है, मैं इसीलिए पर्पल से इसको आउटलाइन कर रही हूँ। ठीक है, ये एल्यूरोन लेयर होगी। एक्चुअली इट इज़ अ प्रोटीनेशियस लेयर। ये प्रोटीन रिच है, एंड ये प्रोटीन प्रोवाइड करती है डेवलपिंग एम्ब्रियो को, सीड को। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है? एंडोस्पर्म। तो नंबर 1 पार्ट जो है सीड का, ग्रेन का, सॉरी, दैट इज ऑक्यूपाइड, मेजर पार्ट इज ऑक्यूपाइड बाय द एंडोस्पर्म, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा किसको? डेवलपिंग एम्ब्रियो को। अब हम कलर चेंज करते हैं। जो ये सेकंड पार्ट है हमारा, ये वाला जो पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है, इट कंटेन्स द ग्रोइंग एम्ब्रियो। अब इसमें देखो स्ट्रक्चर्स, देखो आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। आई अगेन यूज अ डिफरेंट कलर। ये देखो, ये है प्लूम्यूल नीचे की तरफ, और इसकी प्रोटेक्टिव लेयरिंग है, इसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयरिंग है, दिख रही है आपको? जो प्रोटेक्टिव लेयरिंग है, जो प्लूम्यूल को या शूट सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगी, उसको हम क्या बोल रहे हैं? कोलेप्टाइल। और जो रूट है नीचे की तरफ,
ये देखो ये रेडिकल है जो कि रूट सिस्टम को डेवलप करेगा, इसकी जो प्रोटेक्टिव लेयर है दैट इज दी कोलियोरिजा। तो जो एम्ब्रियो है उसके एक तरफ कोलिप्टाइल है, एक तरफ कोलियोरिजा है, एक तरफ प्लूम्यूल डेवलप हो रहा है, एक तरफ रेडिकल डेवलप हो रहा है, एंड द फुल थिंग इज नोन एज दी एम्ब्रियो। कोलिप्टाइल हो गया, प्लूम्यूल को कवर कर रहा है, कोलियोरिजा हो गया, रेडिकल को कवर कर रही है, पूरा स्ट्रक्चर जो है इसको हम कह रहे हैं एम्ब्रियो। तो ये जहाँ पे एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उस रीजन को हम बोल रहे हैं नंबर 2 रीजन जो है हमारा, दैट इज नोन एज स्कटलम। तो जो मेज ग्रेन है दैट इज बेसिकली डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। अभी हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। जो मेज ग्रेन है दैट इज डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज द एंडोस्पर्म, फर्स्ट रीजन जो है ये पूरा दैट इज द एंडोस्पर्म, एंड सेकेंड इज द स्कटलम। ठीक है, अब ये जो ग्रेन है इट इज सराउंडेड बाय पेरिकार्प एंड सीड कोट, दे आर फ्यूज्ड टुगेदर एंड दे टुगेदर फॉर्म अ सिंगल प्रोटेक्टिव लेयर। ये पेरिकार्प और सीड कोट है, दे आर फ्यूज्ड टुगेदर एंड दे फॉर्म अ सिंगल प्रोटेक्टिव लेयर। ये फ्यूज्ड है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, उसके अंदर ये 1 और 2 में सेग्रीगेशन हो गया। जो फर्स्ट है एंडोस्पर्म दैट इज सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ एल्यूरोन, एल्यूरोन लेयर से सराउंडेड है, जो कि प्रोटीन रिच है। नेक्स्ट जो है दैट इज दी स्कटलम, जहाँ पे कि ग्रोइंग एम्ब्रियो प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है थ्योरी में, वो पढ़ लेते हैं। द पेरिकार्प एंड द सीड कोट आर फ्यूज्ड टुगेदर दे फॉर्म अ सिंगल प्रोटेक्टिव लेयर। इनसाइड दिस लेयर लाइज 2 पोर्शन सेपरेटेड बाय अ लेयर ऑफ एपिथेलियम। एपिथेलियम की एक लेयर प्रेजेंट है यहाँ पे बीच में। इसको शैला ग्रीन से दिखाती हूँ। ये जो है ना पार्ट 1 एंड 2 आपका एंडोस्पर्म और स्कटलम, उसके बीच में ये देखो ये एपिथेलियम प्रेजेंट है। ये कहाँ है, ये रही। ओके, पर्पल और ब्लू के बीच में ये ग्रीन सी लाइन बना दी मैंने, दैट इज द एपिथेलियम। द बिगर पोर्शन इज द एंडोस्पर्म। बिगर पोर्शन एंडोस्पर्म में जहाँ पे कि फूड रिजर्व है, फूड स्टोर्ड है डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए। स्मॉलर पार्ट एम्ब्रियो है विच कंसिस्ट ऑफ अ कॉटलेटन कॉल्ड एज स्कटलम। Embryo contains a plumule and a radical. Plumule is covered by a sheath called coleoptile and the radical is covered by coleorhiza. ये हो गया आपका मेज ग्रेन का स्ट्रक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम के साथ। ठीक है, देन द बीन सीड। बीन सीड जो है वो सिंपल है, इट इज मच सिंपलर एज कंपेयर टू द मेज ग्रेन। अब स्ट्रक्चर ऑफ अ बीन सीड देखते हैं। देखिए बीन सीड का ये स्ट्रक्चर है, सिंपल है, किडनी शेप्ड होता है। सीड कोट है, इसमें सीड कोट जो है उसकी 2 लेयर्स हैं, टेस्टा एंड टेगमेन। द आउटर हार्ड कवरिंग इज द टेस्टा एंड द इनर थिन लेयर इज द टेगमेन। ये आपको दिख रही है, बाहर वाली होगी टेस्टा विच इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, अंदर वाली होगी टेगमेन, इट इज ऑल्सो प्रोटेक्टिव इन फंक्शन बट मच सॉफ्टर एंड ईजिली डिजॉल्वेबल। जो टेस्टा है वो डिजॉल्व नहीं होती इजीली, प्रोटेक्टिव है, बहुत हार्ड कवरिंग होती है। टेगमेन जो है वो इजीली डिजॉल्व हो जाती है। तो टेस्टा और टेगमेन 2 सीड कोट की लेयर्स हो गई हैं, ये जरूर ध्यान रखना, फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। इनर में मैंने कितने एन बना दिए बेटा, 3 एन बना दिए। ओके, सो इट इज ओनली 2 एन इनर लेयर। नाउ ये कॉटलेडन से फ्लैशी पार्ट है जो कि फूड स्टोर कर रहे हैं ग्रोइंग एम्ब्रियो के लिए। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको इसका ये वाला रीजन समझा दिया, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल क्या होता है। ये ग्रीन वाला पोर्शन जो है ये प्लूम्यूल है विच ग्रोज इनटू द शूट सिस्टम। ये रेड से मैंने बनाया था, दोबारा से बना देती हूँ। ये जो दिस इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, जहाँ पे कि ये जो हमारा ग्रोइंग एम्ब्रियो है ये सीड से अटैच्ड है, वहाँ से जर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, तो इस ग्रोइंग पॉइंट और ये प्लूम्यूल जो है इसके बीच का जो रीजन है दैट इज नोन एज एपिकोटाइल। और ये जो रेडिकल है नीचे जो कि रूट सिस्टम में ग्रो करेगी, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट एंड द रीजन बिटवीन द रेडिकल इज नोन एज हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल इलोंगेट होता है तो एपिजील जर्मिनेशन होता है, एपिकोटाइल इलोंगेट होता है तो हाइपोजील जर्मिनेशन होता है। अब हम आगे देखते हैं कैसे होता है। कॉनकेव साइड में हाइलम होता है, माइक्रोपाइल होता है, वो सब हम पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, बोथ द लेयर्स प्रोटेक्ट द इनर पार्ट्स फ्रॉम जर्म इंजरी। ऑन द कॉनकेव साइड देयर इज अ व्हाइट ओवल स्कार नोन एज द हाइलम व्हिच रिप्रेजेंट्स द मार्क वेयर द ओव्यूल वाज अटैच्ड टू द वॉल ऑफ द ओवरी। ठीक है, सीड में एक व्हाइट मार्क होता है, मैं आपको बता चुकी हूँ, जो कि रिप्रेजेंट करता है उस फॉरगोन कनेक्शन को जहाँ से वो सीड जो था वो ओवरी वॉल के साथ अटैच था थ्रू प्लासेंटा। देन हाइलम के ऊपर there is an opening called the micropyle through which the air and water enter into the seed. It has 2 thick cotyledons which store food for the growing embryo. The embryo contains the radicle of the future root and plumule is the future shoot. Plumule consists of a short stem and 2 small
लीव्स। ये हो गया आपका डाइकोट सीड का स्ट्रक्चर। अब डिफरेंस बिटवीन डाइकोट एंड मोनोकोट सीड्स अभी पढ़ के चुके हम। मोनोकॉट्स के पास सिंगल कॉटलेडन होता है, डाइकोट के पास 2 कॉटलेडन होते हैं। मोनोकॉट सीड्स की बात करें, ये प्लांट दे दिया इन्होंने, लीव्स हैव पैरेलल वेनेशन, लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन। ये तो डाइकोट प्लांट के डिफरेंस हैं, है ना। ये वाला जो डिफरेंस है सेकंड वाला, ये तो मोनोकोट और डाइकोट प्लांट का डिफरेंस है, ये सीड का डिफरेंस थोड़ी है। आप ऐसे कह सकते हैं कि डाइकोट सीड्स आर बोर्न ऑन द प्लांट्स हैविंग विच हैव लीव्स हैविंग पैरेलल वेनेशन। इस तरीके से घुमा के तो सेंटेंस आप लिख सकते हो। डायरेक्टली तो ये लीफ का डिफरेंस है, प्लांट का डिफरेंस है, ठीक है। ऐसे ही मोनोकोट जो प्लांट्स हैं उनके पास फाइब्रस रूट्स होती है, डाइकोट प्लांट्स के पास टैप रूट्स होती है। मोनोकोट जो सीड्स होते हैं दे डेवलप इनटू ट्राइमेरस फ्लावर्स, मीन्स उनके जो फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं दे आर इन मल्टीपल्स ऑफ 3। ट्राइमेरस का मतलब हो गया मल्टीपल्स ऑफ 3 कि 3 केलिक्स, 3 सेपल्स होंगे, 3 पेटल्स होंगे, 3 एंड्रोशियम होंगे, इस तरीके से, मतलब 3 स्टेमन होंगे। पेंटामेरस मीन्स 5 के मल्टीपल्स में, 5 सेपल्स हो गई, 5 पेटल्स हो गई, 5 स्टेमन हो गए, लाइक दैट। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डाइकोट एंड मोनोकोट। सीड्स के बीच में आप डिफरेंसेस और लिख सकते हैं कि वो कैसा उनका जर्मिनेशन होता है, उसमें किस में ग्रेन, जैसे मोनोकॉट्स में ग्रेन होता है तो वो कैसे फ्यूज्ड होते हैं, उसमें सीड कोट क्लियर नहीं होता है, इसमें यहाँ पे सीड कोट सारी लेयर्स होती हैं सीड की, तो वो उस तरीके से आप टेस्टर टेगमेंट प्रेजेंट होते हैं वो आप अपने आप लिख सकते हैं, ठीक है। वही लिखना डाइकोट और सीड्स के बारे में अगर आए तो। ये तो प्लांट था। अब जर्मिनेशन की टाइप्स हम पढ़ेंगे, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, दोबारा एक बार हम देखेंगे डिटेल में। हाइपोजील जर्मिनेशन जहाँ पे क्या इलोंगेट होगा, एपिकोटाइल इलोंगेट होगा, कॉटिलिडन्स रिमेन अंडरग्राउंड, एग्जाम्पल पी और मेस। बहुत सिंपल है। हाइपोजील जर्मिनेशन में क्या होगा कि एपिकोटाइल इलोंगेट होता है, ठीक है। एपिकोटाइल क्या था, एक मिनट पहले ये पढ़ लेते हैं फिर आगे चलते हैं। एपीजील जर्मिनेशन में क्या होता है, हाइपोकोटाइल इलोंगेट होता है, कॉटिलिडन्स आर पुश्ड अबव द ग्राउंड। अब मैं आपको दिखा रही हूँ ये कैसे होता है, डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं। एपीजील एंड हाइपोजील जर्मिनेशन का यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम दे रखा है, फिर इसके डिटेल्स भी देखते हैं। देखो सबसे पहला है एपीजील जर्मिनेशन। एपीजील जर्मिनेशन, ये ऊपर वाला डायग्राम आप देखना, ठीक है। एपीजील जर्मिनेशन में क्या होगा, क्या चीज़ इलोंगेट होगी, हाइपोकोटाइल। मैंने बोला ना ऑपोजिट चीज़ इलोंगेट होती है, तो आप यहाँ पे देखो ये जो है ये एक्सिस हो गया जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, यहाँ से प्लूम्यूल के बीच का जो रीजन था मैंने आपको बोला था इसको क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल बोलते हैं। तो आप ये देखो ये पूरा इलोंगेट हो गया, राइट। तो ये जर्मिनेशन जो है वो एपीजील जर्मिनेशन हो गया, और यहाँ पे कॉटिलिडन्स आर पुश्ड अबव द ग्राउंड। हाइपोजील एपीजील जर्मिनेशन में कॉटिलिडन्स रिमेन अंडरग्राउंड लिखा है, यहाँ पे तो गलत लिखा है, कॉटिलिडन्स तो ऊपर आ गए, ठीक है। और यहाँ देखो नीचे यहाँ पे कॉटिलिडन्स अंडरग्राउंड है, ये कॉटिलिडन्स नीचे रह गए, ये हाइपोजील जर्मिनेशन है जहाँ पे कि ये वाला रीजन जो है वो इलोंगेट हो गया, कॉटिलिडन्स नीचे ही रह गए हैं। हम ये डायग्राम्स यहाँ से देखते हैं, ये यहाँ पे कंफ्यूजिंग है, ठीक है, गलत लिखा हुआ है वहाँ पे, ये देखते हैं। अब जर्मिनेशन ऑफ बीन सीड एंड मेज ग्रेन देखिए, ये देखिए बीन सीड, यहाँ से पहले वाले को आप ओवरलुक कर दीजिए। अब बीन सीड का जर्मिनेशन देखते हैं, ये कैसा जर्मिनेशन है, ये है देखो डायग्राम देखो, ठीक है। ये सीड हो गया, अब इसकी रूट्स निकलनी शुरू हो गई, अब ये सीड्स जो है यहाँ रह गया है, और इसके जो कॉटिलिडन्स हैं दे आर पुश्ड अबव द ग्राउंड। आप ये देख रहे हैं ये कॉटिलिडन्स जो हैं दे आर पुश्ड अबव द ग्राउंड, ये ऊपर चले गए हैं। तो ये कैसा जर्मिनेशन होगा, एपीजील। यहाँ पे क्या इलोंगेट होगा, हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल क्या होता है, जो इस रीजन से लेके रूट तक का जो रीजन था दैट वाज हाइपोकोटाइल। तो ये हाइपोकोटाइल इलोंगेट हो रहा है, इसका मतलब कॉटिलिडन्स जो है दे हैव बीन पुश्ड अबव द ग्राउंड, और रूट जो है वो ज़मीन के अंदर रह गई है, सॉइल के अंदर। तो द सीड स्वेल्स अप आफ्टर अब्जॉर्बिंग वाटर, द रेडिकल इलोंगेट्स एक्सटेंड्स डाउनवर्ड्स इनटू द सॉइल। यहाँ पे रेडिकल ज़्यादा इलोंगेट कर गई है नीचे की तरफ, एंड कॉटिलिडन्स हाइपोकोटाइल इलोंगेट, रेडिकल इलोंगेट कर गई तो हाइपोकोटाइल इलोंगेट कर गया, मतलब पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द रेडिकल विद द सीड
जो वो रीजन था, जो उसके रेडिकल और जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के बीच का जो रीजन था वो हाइपोकोटाइल था, वो इलोंगेट कर गया है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये लंबा हो गया है, तो कॉटलेडन्स आर पुश्ड अबव द ग्राउंड, दिस इज नोन एज एपीजील जर्मिनेशन, जहाँ पे कि हाइपोकोटाइल इलोंगेट हो रहा है। ठीक है, हाइपोकोटाइल इलोंगेट हो गया, प्लूम्यूल रीचेस द सर्फेस ऑफ द सॉइल एंड कॉटलेडन्स कम आउट ऑफ द सॉइल, दिस इज नोन एज एपीजील जर्मिनेशन। ठीक है, और ये हो गया बीन सीड में। अब मेज ग्रेन में देखो, मेज ग्रेन का जर्मिनेशन कैसा होता है, ये है हाइपोजील। आपको ये क्लियर हो गया? ठीक है, एपीजील जर्मिनेशन। अब हाइपोजील जर्मिनेशन का एग्जांपल देखते हैं, मेज ग्रेन। यहाँ पे क्या है, सीड ने वाटर अब्जॉर्ब किया, इट स्वेल्स अप, ये सीड है, अब ये रेडिकल इसका यहाँ ग्रो कर रहा है। अब रेडिकल तो नीचे रह गया, देखो अब कहाँ वाला पोर्शन ग्रो हुआ है, प्लूम्यूल और जो एक्सिस था उसके बीच का जो रीजन है वो ग्रो कर रहा है, तो वो रीजन को हम क्या बोलते थे, एपिकोटाइल। ये देखो यहाँ से ये कॉटलिडन्स है, ये ज़मीन के अंदर रह गए, ये ज़मीन का लेवल है, ग्राउंड लेवल है, सॉइल का लेवल है, तो ये कॉटलिडन्स ज़मीन के अंदर रह गए हैं, एंड दिस होल थिंग हैज़ इलोंगेटेड, एपिकोटाइल हैज़ इलोंगेटेड, सो दिस इज नोन एज हाइपोजील जर्मिनेशन। थ्योरी पढ़ लेते हैं, द सीड अब्सॉर्ब्स वाटर एंड स्वेल्स अप, द एपिथेलियल लेयर ऑफ द स्कटलम सीक्रेट्स एंजाइम्स, एपिथेलियल लेयर जो थी स्कटलम की, इट सीक्रेट्स एंजाइम व्हिच कन्वर्ट द स्टार्च इन द एंडोस्पर्म इनटू शुगर्स एंड ट्रांसफर इट टू द कॉटलिडन्स फॉर देयर फर्दर ग्रोथ, रेडिकल ग्रोज डाउन एंड प्लूम्यूल ग्रोज अप, द एपिकोटाइल एनलार्जेस एंड कॉटलिडन्स रिमेन इन द सॉइल। एपिकोटाइल इलोंगेट हो गया, बड़ा हो गया, और कॉटलिडन्स जो है वो सॉइल के अंदर ही रह गए, तो जर्मिनेशन हाइपोजील है, एपिकोटाइल जो है हमारा पूरा इलोंगेट हो गया है। ये हाइपोजील जर्मिनेशन हो गया, इसके पहले आपने एपीजील जर्मिनेशन पढ़ा था। क्लियर? अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बीन सीड और मेज ग्रेन का डिफरेंस देख लेते हैं। बीन सीड के पास 2 कॉटलिडन होते हैं, मेज ग्रेन के पास सिंगल कॉटलिडन है। बीन सीड में एंडोस्पर्म नहीं होता है, कॉटलिडन्स होते हैं। मेज ग्रेन में एंडोस्पर्म होता है, कॉटलिडन्स नहीं होते हैं। बीन सीड में सीड कोट एंड फ्रूट वॉल सेपरेट होते हैं, यहाँ पे सीड कोट एंड फ्रूट वॉल फ्यूज होते हैं, पेरिकार्प फ्यूज्ड है। इट हैज़ अ लार्ज एम्ब्रियो, बीन सीड में बड़ा सा एम्ब्रियो होता है, इसमें छोटा एम्ब्रियो होता है, एंडोस्पर्म बड़ा होता है। जर्मिनेशन ऑफ पी सीड, इसका जर्मिनेशन भी हाइपोजील होता है। क्लियर है? यहाँ पे क्या इलोंगेट हो रहा है, एपिकोटाइल इलोंगेट हो रहा है, तो हाइपोजील जर्मिनेशन है, द कॉटलिडन्स रिमेन अंडरग्राउंड। आप ये देखिए, कॉटलिडन्स जो हैं दे आर अंडरग्राउंड। ठीक है, ये ग्राउंड का लेवल है, तो कॉटलिडन्स अंडरग्राउंड, और इलोंगेट क्या, कौन सा पोर्शन इलोंगेट हुआ है, जो हमारा ऊपर वाला पोर्शन था, एपीजील, जो एपिकोटाइल था, एपिकोटाइल इलोंगेट हुआ है, तो हाइपोजील जर्मिनेशन है। थ्योरी में क्या लिखा है, द सीड अब्सॉर्ब्स वाटर एंड स्वेल्स अप, द रेडिकल ग्रोज डाउनवर्ड्स एंड फॉर्म्स द रूट सिस्टम, द प्लूम्यूल ग्रोज अपवर्ड्स एंड फॉर्म्स द शूट सिस्टम, कॉटलिडन्स प्रोवाइड फूड टिल द फर्स्ट लीव्स अराइज, उसके बाद लीव्स खुद अपना फूड बनाने लगती है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। द जर्मिनेशन इज हाइपोजील एज द कॉटलिडन्स रिमेन अंडरग्राउंड, कॉटलिडन्स जो है वो नीचे ही हैं, इसीलिए जर्मिनेशन कैसा है, हाइपोजील है, एपिकोटाइल इलोंगेट हो रहा। ओके, नेक्स्ट, कंडीशंस फॉर जर्मिनेशन। सीड को क्या सूटेबल कंडीशंस चाहिए, टेम्परेचर, प्रेशर, वाटर की जर्मिनेट होने के लिए? सबसे पहले पानी चाहिए, सीड अब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द सॉइल। क्या चाहिए और वो कहाँ से मिलता है, दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा। व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड एंड हाउ डज द प्लांट गेट्स दोज थिंग्स, हाउ डज द एनवायरनमेंट प्रोवाइड द प्लांट विद दोज सूटेबल कंडीशंस। तो वाटर, सीड अब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से वाटर मिल रहा है। वाटर क्या करता है, इट अलाउज द रप्चरिंग ऑफ द सीड कोट, ताकि रेडिकल नीचे की तरफ ग्रो कर सके, एंड इट ऑल्सो एक्टिवेट्स द एंजाइम टू कन्वर्ट द फूड इनटू डिसॉल्व फॉर्म फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड, यूजुअली इट इज़ द टेम्परेचर, इट इज़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर नीडेड फॉर एवरी बायोलॉजिकल एक्शन। हमारी बॉडी में भी जो भी एंजाइम रिएक्शन होते हैं या कोई भी एक्शन होता है, बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, उस सब में यूजुअली यही टेम्परेचर जो है, यही टेम्परेचर रेंज जो है सबसे ज़्यादा कंड्यूसिव होती है, सबसे ज़्यादा सूटेबल होती है। देन यू नीड, ऑफ कोर्स यू नीड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन,
for cell division and cell growth of the embryo, energy is needed. This is provided by the respiration using oxygen. Now experiments. अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आया एक्सपेरिमेंट्स, आपके यहाँ पे ना एक्सपेरिमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। जॉमिनेशन के एक्सपेरिमेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो रेस्पिरेशन के एक्सपेरिमेंट्स ही बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उन पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला क्या है, विच शोज दैट वाटर इज इसेंशियल फॉर जर्मिनेशन। पहला जो एक्सपेरिमेंट है, इट इज़ टू शो दैट वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन। इसमें क्या किया इन्होंने, दे हैव टेकन 2 पेट्री डिशेज या बीकर लिया है, बीकर ए एंड बीकर बी। उसमें एक जो पेट्री डिश है उसमें ड्राई कॉटन वूल रखी है, मतलब ड्राई वूल कॉटन रखी है, और जो नेक्स्ट है उसमें मॉइस्ट भिगो के कॉटन वूल रखी है। अब जो फर्स्ट वाला बीकर था जिसमें कि ए बीकर है जहाँ पे कि ड्राई कॉटन वूल रखी है, उसमें अनसोक्ड ग्राम सीड्स रखे हैं, बिना भिगोए हुए चने के दाने रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, ड्राई है ये, दे हैव नॉट बीन सोक्ड इन वाटर। और जो कॉटन वूल है वो भी ड्राई है, मतलब यहाँ पे क्या कौन सी कंडीशन मिसिंग है, वाटर इज मिसिंग। हवा मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है, सूटेबल टेम्परेचर है, लेकिन वाटर नहीं है, वाटर की एब्सेंस है। यहाँ पे क्या किया इन्होंने कि अब ये मॉइस्ट कॉटन वूल है, कॉटन वूल में भी मॉइस्चर है, और दूसरा इन्होंने जो इस ग्राम सीड्स रखे हैं, दे आर ग्राम सीड्स वो रखे हैं जो कि वेट हैं, ठीक है। दे हैव सोकन फ्यू ग्राम सीड्स एंड प्लेस देम ऑन मॉइस्ट कॉटन वूल इन पेट्री डिश बी। गलत लिखा है ये, पेट्री डिश बी में रखा है मॉइस्ट वाले, और ड्राई वाले रखे हैं ए में, ठीक है। ये बी में मॉइस्ट है और ए में ड्राई है। कवर बोथ द पेट्री डिशेज टू प्रिवेंट इवेपोरेशन ऑफ वाटर। अब इन दोनों को कवर कर दिया ताकि पानी जो है वो इवेपोरेट ना हो, अगर पानी है तो। इट इज ऑब्जर्व दैट सीड्स इन पेट्री डिश बी germinate properly as these seeds got sufficient water for germination. Seeds in petri dish A failed to germinate due to lack of water. बाकी सारी conditions दोनों के लिए सेम है। तो यहाँ पे जो कंट्रोल है, आपसे ये भी पूछा जाएगा कि सेटअप में कंट्रोल क्या है, तो कंट्रोल क्या है यहाँ पे, वाटर, प्रेजेंस ऑफ वाटर। मॉइस्ट कॉटन वूल रखी है, इट इज एक्टिंग एज कंट्रोल, ठीक है, कि मतलब एक में वो है एक में नहीं है। कंट्रोल का मतलब ये होता है, एक फैक्टर होता है जिसको कि हम जज कर रहे हैं, वो कंट्रोल होता है कि यहाँ पे क्या नहीं है, मॉइस्चर नहीं है, वाटर नहीं है, वाटर की प्रेजेंस को ही तो हम टेस्ट कर रहे हैं कि वाटर इसेंशियल है। कंडीशन क्या हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि वाटर इज इसेंशियल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। तो कंट्रोल क्या हो गया, प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे ड्राई कॉटन वूल है, यहाँ पे मॉइस्ट कॉटन वूल है, तो यहाँ पे वाटर एब्सेंट है, यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। वाटर क्या है यहाँ पे, मॉइस्चर क्या है, एब्सेंट है, ठीक है, और यहाँ पे मॉइस्चर क्या है, प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंट टू शो दैट ऑक्सीजन इज इसेंशियल फॉर जर्मिनेशन। अब ऑक्सीजन इसेंशियल है जर्मिनेशन के लिए, इसके लिए हमें ऐसा कुछ सेटअप करना पड़ेगा कि जहाँ पे एक में ऑक्सीजन मिले, एक में ऑक्सीजन ना मिले। तो ऑक्सीजन ना मिले उसके लिए हमने क्या किया है, एक केमिकल यूज़ किया है अल्कलाइन पैरागोलोल, जो कि ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अल्कलाइन पैरागोलोल क्यों यूज़ किया, आप जब भी ये एक्सपेरिमेंट्स लिख रहे हैं कर रहे हैं तो आपको इसमें यहाँ पे सारी रीजंस पता होने चाहिए, वाई एंड वाई नॉट सब पता होना चाहिए कि ऐसा किया है तो क्यों किया है, क्यों नहीं किया तो क्यों नहीं किया। डायग्राम जब आप बना रहे हैं तो एक एक चीज़ का, जो भी डायग्राम आप बना रहे हैं उसकी सिग्निफिकेंस पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए, उसको वहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंट में क्यों यूज़ किया है ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो अब देखो सेटअप क्या है, हमारी 2 टेस्ट ट्यूब हैं, स्टेप 1 में टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी। इसमें क्या है, दोनों में हमने, अब देखो दोनों में वेट कॉटन वूल ली है, सेम कंडीशंस हैं, जो कंडीशन डिफर करेगी वो कंट्रोल हो गया। दोनों में ग्राम सीड्स लिए हैं और दोनों में वेट कॉटन वूल ली है, ठीक है, वेट कॉटन वूल हो गई दोनों में, और दोनों में क्या हो गए, ग्राम सीड्स ले लिए, टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी। अब हमने क्या किया, डिफरेंस क्या है, टेस्ट ट्यूब ए में हमने एक छोटी सी हैंग कर दी है एक कंटेनर, और टेस्ट ट्यूब विच कंटेन्स अल्कलाइन पैरागोलिक एसिड या अल्कलाइन पैरागोलोल, और ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब कर लेगा। तो जो हमारा ए कंटेनर था उसमें हमने ये अल्कलाइन पैरागोलोल
ऐड कर दिया है, हैंग कर दिया है, और जो दूसरी हमारी टेस्ट ट्यूब बी है उसमें हमने प्लेन वाटर ही रखा है। ये आप कुछ मत रखिए, रखिए ही मत टेस्ट ट्यूब को, मतलब ये शो करें कि टेस्ट ट्यूब की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। टेस्ट ट्यूब अगर आप खाली रखेंगे या उसमें वाटर रखेंगे, इट इज़ ऑल द सेम, आप खाली भी रख सकते हैं, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब ए में जो है एल्कलाइन पैरागोलॉल है, टेस्ट ट्यूब बी में एल्कलाइन पैरागोलॉल नहीं है। अब इन दोनों को क्या किया, कवर कर दिया, ठीक है, इन दोनों को अच्छे से कवर कर दिया कि अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, जो है इनके अंदर जो सामान है उसी से ये काम करेंगे और कोई एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस नहीं है। दोनों को सेम कंडीशंस ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर मिल रहे हैं, आसपास रखा गया है दोनों को, तो दोनों को सेम लाइट मिल रही है और सेम जो है टेम्परेचर मिल रहा है। अब हमने क्या किया, इनको एक दिन के लिए छोड़ दिया, एक दिन 2 दिन के लिए आप छोड़ सकते हैं। तो आप क्या देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब ए में जो है वो सीड्स जर्मिनेट नहीं हुए हैं, जैसे थे वैसे ही रहे, दे डिड नॉट जर्मिनेट। जबकि टेस्ट ट्यूब बी में हमारे सीड्स जो थे वो क्या हो गए, ग्रो कर गए। देखो यहाँ पे दे हैव जर्मिनेटेड, लंबे लंबे हो गए ना सारे, चारों के चारों, तो दे हैव जर्मिनेटेड। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्यों जर्मिनेट हुए, क्योंकि इनके पास क्या थी, ऑक्सीजन प्रेजेंट थी। यहाँ पे पैरागोलॉल नहीं था, पैरोगैलिक एसिड नहीं था, तो ऑक्सीजन वाज देयर एंड ऑक्सीजन ने इनके जर्मिनेशन में हेल्प किया। जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं थी, सो दे कुड नॉट जर्मिनेट। एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं सीड्स, ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पायर करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत, वो मतलब इतना नहीं होता कि वो जर्मिनेट कर जाए, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करनी चाहिए जो यहाँ पे नहीं दिखाई गई है, कि यहाँ पे थोड़ा सा डिसइंफेक्टेंट भी ऐड करते हैं। दोनों जो ये कॉटन वूल है ना, इसमें डिसइंफेक्टेंट ऐड करते हैं, या फिर एक और ट्यूब से यहाँ पे एक हैंग कर देंगे और उसके अंदर क्या होगा, डिसइंफेक्टेंट होगा। ये डिसइंफेक्टेंट क्यों होगा, ताकि ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है ना, यहाँ पे जर्मिनेट नहीं हो पा रहे हैं सीड्स, या ये जो जर्मिनेट हो रहे हैं, यहाँ पे फंगल ग्रोथ ना हो जाए। फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम डिसइंफेक्टेंट भी यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे दे नहीं रखा, ये ध्यान रखिएगा कि दिस इज ऑल्सो यूज, और रीज़न फॉर इट्स यूजेज टू प्रिवेंट फंगल ग्रोथ और टू प्रिवेंट एनी ग्रोथ ऑफ एनी इन्फेक्शन और टू प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ, क्योंकि उसकी वजह से अगर वो होगा ना, तब भी हमारे जो एक्सपेरिमेंट है वो नेगेटिवली अफेक्ट हो सकता है, हमें सही रीडिंग्स नहीं मिलेंगी, ठीक है। आफ्टर अ डे और टू ऑब्जर्व द सीड्स, सीड्स इन फ्लास्क भी जर्मिनेट, सीड्स इन फ्लास्क के डू नॉट जर्मिनेट एज अल्कलाइन पैरागोलिक एसिड अब्जॉर्ब ऑक्सीजन। ये हो गया। अब तीसरी कंडीशन क्या दे रखी है, तीसरा एक्सपेरिमेंट क्या है, टू शो दैट एयर वाटर टेम्परेचर सूटेबल टेम्परेचर, आप टेम्परेचर की जगह यहाँ पे लिखिए सूटेबल टेम्परेचर, ठीक है। सिर्फ टेम्परेचर से नहीं काम चलता है, वी नीड अ सूटेबल टेम्परेचर। ऐसा नहीं कि उसको कम टेम्परेचर पे रखोगे तब वो जर्मिनेट नहीं करेगा, और ज़्यादा पे रखोगे तब भी बर्न आउट हो जाएगा। तो वी नीड अ सूटेबल टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन। इसमें दे रखा है, टेक अ बीकर पार्शियली फिल्ड विद वाटर, keep a wooden plate in the beaker, take 3 seeds and arrange them on the wooden plate in the following way: seed A completely submerged in water, seed B partly submerged and in water and partly exposed to air, and seed C is exposed to air only। देखो, इस apparatus को warm place में रखना है कुछ दिनों तक, फिर उसको ऑब्जर्व करना है। मैं आपको पहले apparatus एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, ये क्या है, एक बीकर लिया है इन्होंने, उसमें क्या भर दिया है, पानी। अब उसमें एक ग्लास की स्लाइड, एक या वुडन, आपको एक छोटा सा स्केल लेना है, पट्टी दिख रही है ना आपको, एक स्ट्रिप लेनी है, ग्लास स्लाइड ले लीजिए या वुडन स्ट्रिप ले लीजिए। उसमें इन्होंने क्या किया है, 3 सीड्स लिए हैं, 1 एक सीड, दूसरा सीड और ये तीसरा सीड। इन तीनों सीड्स को ना टाई कर दिया है उस वुडन स्ट्रिप के साथ, धागे से, एक सिंपल धागे से टाई कर दिया है। अब क्या किया, यहाँ पे बीकर में पानी है, तो इन्होंने क्या किया, इस ग्लास स्ट्रिप को ऐसे पानी का लेवल इतना रखा है कि जो हमारा सेंटर वाला सीड था वो आधा पानी के अंदर है और आधा पानी के बाहर है, मीन्स इट शुड बी हाफ सबमर्ज्ड इन वाटर एंड हाफ एक्सपोज टू द एयर। जो हमारा थर्ड वाला सीड है, इनको हम लेबलिंग कर देते हैं, हमारा सीड ए हो गया, सीड बी हो गया और सीड सी हो गया, ठीक है। अब देखो, सीड ए इज कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर एंड सीड सी इज कम्प्लीटली इन द एयर विदाउट एनी वाटर। अब हमने इस सेटअप को कुछ दिनों के लिए ऐसे छोड़ दिया। अब क्या होगा,
suitable conditions of temperature and pressure are there, temperature and sunlight are there. अब क्या होगा कि ये जो बीच वाला सीड है ये अच्छे से जर्मिनेट करेगा. इसको क्या मिल रहा है, देखो इसका रूट सिस्टम भी डेवलप हो गया और इसका शूट सिस्टम भी डेवलप हो गया. रूट सिस्टम हम दिखा देते हैं, ब्राउन कलर नहीं है हमारे पास, हम ब्राउन कलर ले लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है हमें. ओके तो ये क्या हो गया, इसका शूट सिस्टम डेवलप हो गया और ये क्या हो गया, इसका सॉरी रूट सिस्टम नीचे, शूट सिस्टम ऊपर. ये अच्छे से क्या हो गया, जर्मिनेट हो गया है. कौन सा वाला सीड, हमारा सीड बी, क्योंकि ये आधा पानी के अंदर था तो इसको पानी से भी, सारा पानी भी मिल रहा है सूटेबल, और ऊपर है तो इसको ऑक्सीजन भी मिल रही है सफिशिएंट, सनलाइट और टेम्परेचर सारी सीड्स के लिए बराबर ही है. ए वाला जो है वो स्लाइटली जर्मिनेट हुआ. स्लाइटली क्यों जर्मिनेट हुआ, क्योंकि पानी में थोड़ी सी डिजॉल्व ऑक्सीजन थी, दैट इज वाई इट कुड जर्मिनेट ओनली स्लाइटली, थोड़ी सी इसकी रेडिकल डेवलप हो गई. जो हमारा सी सीड था वो बिल्कुल भी जर्मिनेट नहीं हुआ. क्यों, क्योंकि उसको पानी बिल्कुल ही नहीं मिला, तो इट ड्राइड अप, तो इट डिड नॉट जर्मिनेट. तो इसके ऊपर, इसके इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. तो आपको ये सारे रीज़न पता होने चाहिए कि क्या कंडीशन है, वो उसके जो भी क्या कंडीशन थी हमारे सेटअप की, और उसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ, जो चेंजेस हुआ हमारे एक्सपेरिमेंटल सेटअप में, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ. ठीक है, वाइज आपको पता होना चाहिए, सारे वाइज, सारे वाई का आंसर पता होना चाहिए कि वाई डिड इट हैपन, कुछ हुआ तो क्यों हुआ, रीज़न ज़रूर पता होना चाहिए, वही पूछा जाता है आपसे एग्जाम में. सो दैट वाज ऑल अबाउट थियोरी. नाउ द क्वेश्चंस. Simple questions about the water, the opening through which water enters the seed is a micropyle. The region of the axis between the point of attachment of the cotyledons and the plumule. Cotyledons और plumule के बीच का जो region होता है that is epicotyle, and cotyledons और radicle के बीच का जो region होता है that is hypocotyle. Type of germination in which seed germinates inside the fruit while it is still attached to the plant, that is viviparous germination. Vivipary बोलते हैं उसको. The protein layer outside scutellum is known as eleuron layer. The outermost layer of the seed coat is the testa and the inner one is tegmen. Next, fill in the blanks. The seed absorbs water through hilum, sorry micropyle, micropyle के through absorb करता है. Next is maize is, what kind of a seed is maize? Maize is an endospermic seed or a monocot seed. In epigeel germination dash elongates faster. Epigeel germination में क्या elongate होगी, hypocotyle, और hypogeel में epicotyle. The seed is a ripened ovary. In hypogeel germination dash elongates faster. Hypogeel में क्या elongate होगा, epicotyle. डैश इज द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द रेडिकल. रेडिकल के ऊपर जो लेयर होती है दैट इज कोल्यूरिजा, और जो प्लूम्यूल के ऊपर जो लेयर होती है दैट इज कोलेप्टाइल. इन डैश जर्मिनेशन द कॉटलेडेंस आर पुश्ड अबव द सॉइल. सॉइल के ऊपर कॉटलेडेंस पुश हो जाते हैं, इसका मतलब क्या, इलोंगेट हुआ है हाइपोकोटाइल, तो जर्मिनेशन वुड बी एपीजील. नेक्स्ट इज डैश एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स. कोई भी एग्जाम्पल दे दीजिए आप, बीन दे दीजिए, पी दे दीजिए, दोनों ही नॉन एंडोस्पर्मिक है, इनके पास कॉटलेडेंस होते हैं. डैश 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 एंड डैश आर नीडेड फॉर जर्मिनेशन. ओके, suitable conditions of water, air, light and temperature. Dash changes into root system radical. Seeds which contain endosperm are called endospermic seeds या albuminous seeds. In maize grain, food is stored in endosperm. The bean seed contains two cotyledons. An embryo has dash and dash. An embryo के पास क्या क्या होता है? An embryo has a radical and a plumule. Dash shows viviparous germination, rhizophora. Embryo inside a dry seed is in a quiescent state or a dormant state. ठीक है, dormant state में है वो. जब उसको suitable conditions of water and temperature मिलेंगे then it will germinate. State the difference between the following. ये हम सब कर चुके हैं, आप पढ़ लीजिएगा, I'm not going to read them. Bean seed and maize grain के बीच का difference, albuminous and ex-albuminous, epigeel and hypogeel germination, monocot and dicot seeds का difference, और we've covered all these topics. Hypocotyle और epicotyle के बीच का difference, radical and plumule के बीच का difference. Then state the functions of the following. Seed coat क्या करता है? It protects the embryo. Radical changes into root system. Plumule changes into shoot system. Endosperm stores food. Micropyle water और air को exchange करने में help करता है for the growth of the embryo. Cotyledons provide food material to the growing embryo, and pyrogallic acid is a chemical that is used to absorb oxygen in experiments related to development of seeds and respiration maybe.
State following whether the following are true or false. The future root of the plant is the plumule. Future root plumule होती है कि radical होती है. So this is false. It is radical. Bean seed has a large एंडोस्पर्म. मैंने रेडिकल की स्पेलिंग गलत लिखी है. मैंने एक वीडियो बनाया था काफ़ी पहले जहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि सेम प्रोनाउंसिएशन होती है लेकिन स्पेलिंग गलत होती है. मैंने जो अभी लिखी थी वो थी रेडिकल. रेडिकल चेंजेस मीन्स बहुत फास्ट. जो रेडिकल जो हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं ना कि जो दो ग्रुप से हमारे कांग्रेस के, एक जो थे बिल्कुल शांत रहते थे और एक बहुत फायरी ग्रुप था. तो जो रेडिकल और कंजर्वेटिव्स के बीच में जो डिफरेंस होता है ना वो, तो रेडिकल इज समवन हु इज वेरी एक्टिव. ओके. बीन सीड हैज अ लार्ज एंडोस्पर्म. अगेन फॉल्स. बीन सीड के पास तो एंडोस्पर्म होता ही नहीं है. सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. हाइलम इज अ स्कार ऑन द सीड. दिस इज ट्रू. मेज ग्रेन हैज टू कॉटलेडन्स. नो, इट हैज ओनली वन कॉटलेडन. दिस इज फॉल्स. आप ना हमेशा करेक्ट करके ज़रूर लिखा करो क्योंकि एग्जाम में करेक्ट करने के लिए आता है. टेगमेन इज इनर लेयर ऑफ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द सीड कोट. दैट इज ट्रू. आउटर लेयर को बोलते हैं टेस्टा एंड इनर इज द टेगमेन. ओके. नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस. द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर सीड जर्मिनेशन इज 25 25 to 35. डाइकॉट एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जाम्पल पूछा है आपसे तो डाइकॉट एंडोस्पर्मिक सीड हो गया कैस्टर. ये पी और बीन जो है वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स हैं. इनके पास कॉटलेडन्स होते हैं. स्कटलम इज प्रेजेंट इन मेज. एपिजील जर्मिनेशन इज सीन इन बीन. ओके. Now we've moved on to the डिटेल्ड क्वेश्चन. स्ट्रक्चर ऑफ अ मेज ग्रेन एक्सप्लेन करिए. डायग्राम जरूर बनाइएगा जब ऐसा क्वेश्चन आए तो. व्हाट इज जर्मिनेशन. नेम द कंडीशंस नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन. हाउ विल यू प्रूव द डे व्हाट एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर आर नीडेड फॉर द जर्मिनेशन. वो एक्सपेरिमेंट हो गया लास्ट वाला. व्हाट इज विविपेरस जर्मिनेशन. एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा. ऐसे क्वेश्चन में एग्जाम्पल जरूर दिया करिए. ठीक है. पूछा नहीं है लेकिन देना है आपको. बीन सीड और मेज ग्रेन के जर्मिनेशन को एक्सप्लेन कर दीजिए. अगेन यू हैव टू डू इट अलॉन्ग विद डायग्राम. इतना डिटेल क्वेश्चन नहीं आता लेकिन एक आ सकता है दोनों में से. माइक्रोपाइल ज़रूरी है सीड के लिए, बहुत ज़रूरी है भाई. हाउ डज द एम्ब्रियो गेट्स फूड. कैसे मिलता है. व्हाट आर द यूज ऑफ वाटर. डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पी सीड. ये सब दे रखा है. प्लाइंग इज डन इन अ फील्ड बिफोर सोइंग. वाई. ताकि एरेशन हो जाए, सॉइल जो है वो लूज हो जाए. It is commonly observed that potatoes kept in a basket during late rainy season start giving out small shoots. Would you consider it germination? Yes, of course. Reason क्या है क्योंकि उसमें buds आ जाते हैं, auxiliary buds. वो जो सफ़ेद सफ़ेद निकलते हैं ना वो. उसको अगर पोटैटो के उस पार्ट को काट के अगर आप मिट्टी में दबा दोगे ना तो उसमें से नया पोटैटो प्लांट निकल आएगा. ब्रेन टीजर्स. ओके. देन प्रैक्टिस क्वेश्चंस ये आपको अपने आप करने हैं. इसके अलावा सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट दे रखा है. इसमें से आपको कुछ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. वैसे होपफुली आपको सब आ जाएगा. सो दैट वाज ऑल. ये चैप्टर यहाँ फिनिश हो गया. नेक्स्ट वी विल बी डूइंग द चैप्टर रेस्पिरेशन. वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर. उसमें भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं. सो डू लेट मी नो इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम्स इन दिस चैप्टर. आई होप यू गॉट द concept and you can do the question answers as well. Okay, all the best. Take care.